हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट थर्ड है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने केप्लर्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मास, वेट एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, इसी की क्वांटिटी को इसका मास बोलते हैं। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो एंड इट इज कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर कुछ न कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर तो होगा ही ना। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कुछ नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये हो गया मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। एंड सेकेंड पार्ट कह रहा है इट इज़ कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब मान लीजिए आप ये जो बॉडी है इसको आप अभी अर्थ पे रखे हुए हैं, और जब इसको आप मून पे ले जाइएगा तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं होगा, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर हर जगह सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि मास किसी बॉडी का हमेशा कांस्टेंट होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस। ये प्लेस के साथ चेंज नहीं करता है कि आप बॉडी को कहाँ पे रखे हैं, उसका मास हर कंडीशन में सेम ही होगा। नेक्स्ट है वेट। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको अर्थ अपने तरफ एक फोर्स से पुल करते रहता है, खींचते रहता है, कांस्टेंट एक फोर्स लगाया रहता है। उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ग्रेविटी के केस में हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg होता है ये फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वेट किसी बॉडी का जो फोर्स अर्थ उस पर लगाता है अपने तरफ, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते रहता है उसी फोर्स को वेट कहते हैं। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को mg फोर्स से पुल करते रहता है, फोर्स इक्वल टू mg, इसी फोर्स से अपने तरफ पुल करते रहता है, तो इसी फोर्स को वेट बोलेंगे। तो वेट इक्वल टू हो जाएगा ये फोर्स। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास कोई ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है कहीं भी, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे तो वेट इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज वेट इज अ फोर्स सो इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन। वेट एक फोर्स है तो दोनों का यूनिट सेम ही होगा, इसलिए वेट का यूनिट भी हो जाएगा न्यूटन। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन। यहाँ पे देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कह रहे किसी बॉडी का वेट अगर 1 किलोग्राम रहेगा तो मास 1 किलोग्राम ले लीजिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इफेक्टिवली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय इक्वल आर्म बैलेंस, वेयर एज वेट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। देखिए ये है इक्वल आर्म बैलेंस, तराजू भी इसको बोलते हैं, इक्वल आर्म बैलेंस, और ये है स्प्रिंग बैलेंस। तो इक्वल आर्म बैलेंस मास को मेजर करता है और ये वेट को मेजर करता है। देखिए ये मास को कैसे मेजर करेगा, आप इस पे वेट रख दीजिए 1 किलोग्राम का या 2 किलोग्राम का, और इधर ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो वेट होता है कि किस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ इसको एफ फोर्स के साथ पुल कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसको अर्थ एफ फोर्स के साथ पुल करेगा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ पे ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, तो फोर्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ मास यहाँ पे बचा रहेगा। इसीलिए इक्वल आर्म बैलेंस मास बताता है।
बट स्प्रिंग बैलेंस में देखिए यहाँ पे अर्थ की वजह से फोर्स इस पे एफ लगेगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अकेला एफ फोर्स इस पे लग रहा है, जिसके वजह से ये जो है स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है। तो याद रखिए इक्वल आर्म बैलेंस मास को मेजर करता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का पुलिंग फोर्स दोनों तरफ इक्वल हो जाता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। बट स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन पुल, जो कि जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को पुल करता है, उसको कोई बैलेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर करता है। नेक्स्ट है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट एक फोर्स होता है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट में एक डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड की तरफ। वेट क्या होता है? जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट अपने तरफ खींच के रहा होता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है डाउनवर्ड टुवार्ड्स अर्थ, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे डायरेक्शन है, इसलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया जिसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। एक बॉडी का वेट कांस्टेंट नहीं होता है। वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मास तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का हर जगह पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता है। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होता है, अर्थ के पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, या फिर सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पोल पे ले जाइएगा अर्थ के, तो वहाँ पे इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। इक्वेटर पे लाइएगा तो वेट थोड़ा कम हो जाएगा, बट सेंटर पे लेके जाइएगा तो वेट इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो वेट इक्वल टू मास इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम्स अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। कह रहा है कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे वेट का 1/6 हो जाता है। मान लीजिए अर्थ पे किसी का ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन है, तो मून पे इसका वेट हो जाएगा 100/6। अगर अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पे हो जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 न्यूटन। बट मास ऑब्जेक्ट का हर जगह सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं किस तरह वेट मून पे 1/6 हो जाता है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसका मास अर्थ पे भी m ही रहेगा और मून पे भी m ही रहेगा। कुछ और बात जान लीजिए इसको कैलकुलेट करने से पहले। अर्थ का मास मून के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। मान लीजिए मून का मास m है तो अर्थ का मास हो जाएगा 100 m, मतलब अर्थ मून से 100 गुना ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो मून का मास m मान लीजिए और अर्थ का मास 100 m मान लीजिए। मून और रेडियस देखिए, मून का रेडियस अगर r है तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा 4r, क्योंकि मून छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। तो और अर्थ का जो रेडियस होता है मून के रेडियस से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मून का रेडियस r हो जाएगा तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा 4r, और मून का मास m है तो अर्थ का मास हो जाएगा 100 m। इस बात को याद रखिए, आगे काम आएगा इसको कैलकुलेट करने में। तो देखिए सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो इसका वेट मून पे क्या होगा। मान लीजिए कि वेट ऑन मून हम लोग इस तरह लिख रहे हैं, m फॉर मून मतलब वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो आपको यही फार्मूला का यूज करना होगा, g m1m2/r²। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑन मून हो जाएगा g मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहाँ पे m मास ऑफ मून है, r रेडियस ऑफ मून है। तो ये हो गया वेट ऑन मून।
ये हो गया वेट ऑन मून। नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मोर देन मास ऑफ मून। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मून का मास, सॉरी अर्थ का मास मून के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है और रेडियस 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 100 m और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा 4r। अब इसी ऑब्जेक्ट का ये जो बॉडी है जिसका मास m लिया था हम लोगों ने, ये जो बॉडी है जिसका मास m है, कहाँ है, हाँ ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इसी बॉडी का वेट हम लोग निकालते हैं अर्थ पे। तो अर्थ पे इस बॉडी का वेट हो जाएगा g, मास ऑफ अर्थ 100 m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m ही रहेगा, बाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ है 4r, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वेट ऑन मून को डिवाइड करते हैं वेट ऑन अर्थ से। देखिए वेट ऑन मून क्या था, g मास ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून जो कि सेम ही रहेगा, बाई r स्क्वायर, r था रेडियस ऑफ मून। तो ये जो इतना पार्ट है ये हो गया मास ऑफ मून, ये इतना पार्ट मास ऑफ मून दिखा रहा है। नेक्स्ट है सॉरी वेट ऑन मून दिखा रहा है। नेक्स्ट है वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ का होता है g, वेट मास ऑफ अर्थ 100 m हो जाएगा इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m ही रहेगा, बाई ये बाई में हो जाएगा 4r का स्क्वायर। और ये जब 4r को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा और ये हो जाएगा 16r स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, जी को कैंसिल कर देगा, एम को कैंसिल करेगा, ये एम इस एम को कैंसिल करेगा, आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ऊपर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16/100। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो नियर अबाउट अप्रॉक्स 1/6 आ जाएगा। तो वेट ऑन मून बाई वेट ऑन अर्थ, ये इससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग वेट ऑफ मून को, वेट ऑन मून को, और यहाँ पे वेट ऑन अर्थ को WE से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/6। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वेट ऑन मून इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा तो वेट ऑन मून इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑन अर्थ बाई 6। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे x है तो मून पे हो जाएगा x/6। x कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है, और उसको आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये निकल जाएगा वेट ऑन मून। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे जितना हैवी रहेगा उसका 1/6 हैवी रहेगा मून पे। नेक्स्ट हम लोग मास एंड वेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। मास उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोलते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वेट होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करते रहता है। SI यूनिट मास का किलोग्राम होता है, SI यूनिट वेट का न्यूटन होता है, क्योंकि वेट जो है एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट का मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगा उसी तरह वेट भी चेंज करेगा। सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा अभी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0, किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी बॉडी में कुछ न कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये बॉडी रहेगा ही नहीं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 हो जाता है, या फिर जहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा वहाँ पे वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ 49 न्यूटन। देखिए यहाँ पे वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे वेट दिया हुआ है 49 न्यूटन, मास पूछ रहा है, मास बताना है, एम क्या है, और जी दिया हुआ है, तो एम को आप एम ही सपोज कर लीजिए, और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर कहीं जी नहीं लिखा हुआ रहता है ना तो वहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज कर लेंगे, या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन को आसान करने के लिए जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये 49 इक्वल टू एम इंटू 9.8 हो गया, तो इधर इसको इधर लाइएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 49/9.8, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 किलोग्राम इस ऑब्जेक्ट का मास हो गया।
अ मैन हुज वेट ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन। एक आदमी है जिसका अर्थ पे वेट है 600 न्यूटन। तो व्हाट इज इट्स मास ऑन अर्थ, इसका अर्थ पे मास क्या होगा। तो इसी यह जिस तरह इसका मास हम लोग निकाले उसी तरह इसका भी मास निकलेगा। मास इक्वल टू हो जाएगा वेट बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये नीचे चला आएगा तो वेट बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट है 600 न्यूटन और ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोग्राम। मास ऑब्जेक्ट का अर्थ पे 60 किलोग्राम हो जाएगा। व्हाट इज इट्स मास ऑन द मून, तो मास कहीं चेंज नहीं होता है, तो मास मून पे भी 60 किलोग्राम ही रह जाएगा। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून, मून पे वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट का 1/6 होता है। तो यहाँ पे 100/6 इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। अर्थ मून पे वेट इसका 100 न्यूटन हो जाएगा, अर्थ के वेट का 1/6। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है डैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10, तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 10/6। यह आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए वेट मून पे आया था 100 न्यूटन का, मास ऑब्जेक्ट का आया था यहाँ पे 60 किलोग्राम का। मास 60 किलोग्राम हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे चला आएगा तो आ जाएगा 100/60। इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 10/6, फिर ये हो जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी से क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वांटिटी दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हम देखिए अ बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, थ्रो किया गया है मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाउ हाई विल इट गो मतलब एच पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा। बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, गिरने से जस्ट पहले कितना हाइट पे जाएगा। तो जब गिरने के जस्ट पहले इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। कोई ऑब्जेक्ट नीचे से किसी वेलोसिटी से अगर इसको उछाला जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के इसका वेलोसिटी हो जाता है 0, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 0। और एक्सेलरेशन आप लोग को पता ही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2gh होता है। तो यहाँ पे जी दिया हुआ है, वी स्क्वायर दिया हुआ है, यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो एच यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 15 × 15/2 × 9.8 इक्वल टू एच आ जाएगा। यहाँ पे ये एच इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 2g नीचे आ जाएगा। वही है यहाँ पे वी स्क्वायर तो 0 था तो ये यू स्क्वायर हो गया बाई 2 × g। तो यहाँ से एच कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 15 × 15 हो जाएगा 225/2 × 9.8। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11.47 मीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हाइट आ गया 11.47 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ये 11.47 मीटर तक जाएगा, इतना हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। यहाँ पे एच दिया हुआ है 20 मीटर का, ड्रॉप किया गया है, सिंपली ऊपर से छोड़ दिया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यू यहाँ पे
0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, भी पूछ रहा है, मतलब ग्राउंड पे जब आके हिट करेगा तो हिट करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है इस केस में। एक्सेलरेशन तो हो जाएगा यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH से कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस वेट हाइट। तो इस क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, t इक्वल टू क्या होगा, तो t का इक्वेशन होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बॉडी से था। तो यहाँ पे h यहाँ पे 20 मीटर है, h यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर का, यू भी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में टाइम ही पूछ रहा है, टाइम कैलकुलेट करना है। जी दिया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पे भी टाइम ही है। तो इस इक्वेशन में भी आप लोग, या फिर इस इक्वेशन से ना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो हम लोग भूल ही गए थे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, v दिया हुआ है, यहाँ पे v यहाँ पे निकल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे फाइनल स्पीड आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ वाला फाइनल स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता ही है, तो इससे आपका टाइम निकल जाएगा। v इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से निकल जाएगा, v जो भी आएगा। u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे t का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड एस चांद बुक से क्वेश्चन करेंगे, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।